अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम एक्सरसाइज 13.4 की थ्योरी को डिस्कस करेंगे, कर्वेचर एंड नॉर्मल वेक्टर। इससे पहले भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो गिवन कर्व होती है और ऑफ टी होता है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास होती है पोजीशन वेक्टर, इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इसके बाद अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास होती है वेलोसिटी वेक्टर, यानी कि डी आर ओवर डी ऑफ टी। तो ये हमारे पास होता है वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर। अगर हम इसका यूनिट वेक्टर लें तो उसको क्या कहते हैं, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, किसी वेक्टर का वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसको कहते हैं यूनिट टेंजेंट वेक्टर, टेंजेंट वेक्टर। ओके हो गया। अब जो है इस यूनिट टेंजेंट वेक्टर के बारे में आप बात करेंगे। अब हमने किसी भी कर्व का यूनिट टेंजेंट वेक्टर तो निकाल लिया, इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, यानी कि अगर हम किसी भी कर्व पर इसको ड्रॉ करना चाहें तो वो किस तरह करेंगे, इसके बारे में हम जानते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक कर्व है जिसको हम आर ऑफ टी का नाम देते हैं और इसका एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट पर हम इस कर्व का क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि डी आर ओवर डी ऑफ टी लेते हैं एट पॉइंट पी पर, किसी भी पॉइंट पी पर। तो इस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा जो इस कर्व की क्या होगा, अलोंग द टेंजेंट होगा। यानी कि जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर होता है ये क्या होता है, उस कर्व के किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट होता है, यानी कि उस कर्व के किसी भी पॉइंट पर हम डेरिवेटिव लें तो हमें एक वेक्टर मिलेगा जो उस पॉइंट पर उस कर्व के क्या है, अलोंग द टेंजेंट है, यानी उस कर्व के टेंजेंट है। तो यह था हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कर्व ऑफ प्लेन कर्व, कर्वेचर ऑफ अ प्लेन कर्व। एज अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्मूथ कर्व इन द प्लेन, कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल है जो एक स्मूथ कर्व पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जो उसका यूनिट टेंजेंट वेक्टर होगा वो इक्वल होगा डी आर ओवर डी एस के। अब ये किस तरह इसने लिखा ये भी मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास ये एक कर्व है जिसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास आर ऑफ टी के इक्वल है। अगर हम इसका कुछ टाइम पर, किसी भी टाइम यानी कि t1 गुजरने के बाद या t2 गुजरने के बाद इसका डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि डी आर ओवर डी ऑफ टी लेते हैं, तो ये हमें क्या बताता है कि जो पार्टिकल इस पर मूव कर रहा है इतना टाइम गुजरने के बाद उसकी पोजीशन जो है वो क्या है, यानी कि उसकी इस कर्व पर उसकी पोजीशन क्या है, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू टी, ये हमें ये बताता है। अब हम ये भी बात जान चुके हैं कि जो कर्व होती है इसकी आर्क लेंथ भी होती है, जिसको हम एस से डिनोट कहते हैं, यानी कि जो इसकी लेंथ होती है उसको हम आर्क लेंथ कहते हैं। अगर हम उसके विद रेस्पेक्ट टू आर्क लेंथ इसी पोजीशन वेक्टर का हम डेरिवेटिव लें तो ये हमें क्या शो करवाएगा, ये हमें ये शो करवाएगा कि जो पोजीशन जो हमारे पास पार्टिकल था उसका इतना फासला तय करने के बाद, स्टार्टिंग पॉइंट से इतनी आर्क लेंथ कवर करने के बाद उसकी पोजीशन क्या है। ओके हो गया। ये था इतना टाइम गुजरने के बाद उसकी पोजीशन क्या है, और ये है इतना जो है वो डिस्टेंस, यानी कि इतनी आर्क लेंथ उस कर्व की कवर करने के बाद उसकी पोजीशन क्या है। तो ये था हमारे पास, ये हमको बता दिया। अब ये क्लियर होगा कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर को उसने क्यों इस तरह से लिखा। अब क्या होगा कि क्या कह रहा है कि ऐसा कोई पार्टिकल पी है वो एक स्मूथ कर्व पर मूव कर रहा है, तो जो उसका यूनिट टेंजेंट वेक्टर होगा वो क्या करेगा, टर्न होगा एज कर्व बेंड्स, यानी कि जैसे जैसे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे कर्व क्या हो रहा है, हो रही है बेंड हो रही है, उसका जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है वो क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है। पहले इस डायरेक्शन में था, जब थोड़ी सी बेंड हुई फिर वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, जब और बेंड हुई उसकी डायरेक्शन और चेंज हो गई, यानी कि जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती जा रही है, यानी कि वो टर्न होता जा रहा है। सिंस टी इज अ यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है, इट्स लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसकी लेंथ जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी। डेफिनेटली यूनिट वेक्टर की जो लेंथ होती है वो कांस्टेंट होती है। एंड ओनली इट्स डायरेक्शन चेंजेस एज द पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, तो यहाँ पर पार्टिकल था तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ये है, यहाँ पर पार्टिकल है तो थोड़ा सा क्योंकि कर्व बेंड हुई है तो पार्टिकल जहाँ पर पहुंचा तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई। इसका मतलब क्या है कि यूनिट वेक्टर है उसका जो लेंथ है वो तो सेम रही, लेकिन टर्न होने की वजह से इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होती जाएगी। ओनली इट्स डायरेक्शन चेंजेस
एज पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, जैसे जैसे पार्टिकल उस बेंडिंग कर्व की तरफ चलता जाएगा उसकी जो डायरेक्शन है उस यूनिट टेंजेंट वेक्टर की वो भी चेंज होती जाएगी। द रेट एट विच टी टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द अलोंग द कर्व, यानी कि ये जो रेट है डी आर ओवर डी एस, यानी कि इतना आर्क लेंथ कवर करने के बाद उसने इतनी बेंडिंग हासिल की है, यानी कि इतना वो टर्न हुआ है, इस रेट का जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कर्वेचर कहते हैं। अब ये जो था कर्वेचर का फार्मूला है, इफ टी इज अ यूनिट टेंजेंट वेक्टर ऑफ अ स्मूथ कर्व, द कर्वेचर फंक्शन ऑफ द कर्व, उसका जो कर्वेचर होगा वो क्या कहलाएगा, डी टी ओवर डी एस का मैग्नीट्यूड, यानी कि वो कितने रेट से क्या कर रहा है, ये जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है कितने रेट से टर्न हो रहा है, कितना टर्न हो रहा है, उसको हम कहते हैं कर्वेचर। एक और बात लिखी उसने कि एज पी मूव्स अलोंग द कर्व इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर्क लेंथ। अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से पी ने स्टार्ट किया तो जब बढ़ता जाएगा तो इसकी आर्क लेंथ भी बढ़ती जाएगी डेफिनेटली। तो क्या कह रहा है कि जब पॉइंट इंक्रीजिंग आर्क लेंथ की तरफ मूव करेगा द यूनिट टेंजेंट वेक्टर टर्न, तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर टर्न होता जाएगा डेफिनेटली। द वैल्यू ऑफ डी टी ओवर डी एस एट पी, उस पॉइंट पी पर जो जो रेट होगा यूनिट टेंजेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको क्या कहेंगे, कर्वेचर ऑफ कर्व एट पॉइंट पी, उस पॉइंट पी पर उसका कर्वेचर कहेंगे। तो ये थी कर्वेचर वेक्टर की आपने डेफिनेशन, ये याद करनी है, उसके बाद ये फार्मूला लिखने, तो ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। ओके होगा, तो ये था हमारे पास कर्वेचर। अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि इफ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर है विद रेस्पेक्ट टू एस, ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो लार्ज होगा। अब ये लार्ज कब होगा, टी टर्न्स शार्पली एज पार्टिकल पासिस थ्रू पी। अब ये जो कर्वेचर है इसको हमने कर्वेचर का नाम दिया, ये कर्वेचर ज्यादा होगा जब क्या कह रहा है, अगर ये ज्यादा है तो क्या करेगा, टी टर्न शार्पली एज पार्टिकल पासिस थ्रू पी, जब पॉइंट पी से जो है वो क्या करेगा, पार्टिकल मूव करेगा। अगर यहाँ पर क्या है, कर्वेचर ज्यादा है, बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है वो जो होगा वो क्या होगा, टर्न ज्यादा होगा, वो ज्यादा टर्न करेगा, ठीक है ना, उसका टर्न करने की जो रेट है वो ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अगर क्या है, कर्वेचर एट पी इज लार्ज, तो इसका मतलब क्या होगा, वो कर्वेचर भी उसका ज्यादा है, लार्ज है, ज्यादा है। इफ इज क्लोज टू जीरो, यानी कि उसका जो टर्न है वो थोड़ी है, यानी कि ये क्लोज टू जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा, स्लोली टर्न स्लोली, तो थोड़ा सा वो टर्न होगा एंड कर्वेचर जो होगा वो स्मॉलर होगा। अब मैं आपको इसकी भी आपको प्रेजेंटेशन करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक कर्व है, तो क्या ये कर्व है, तो जब क्या था, कर्वेचर ज्यादा था, फॉर एग्जाम्पल ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, इस पर इसका जो है वो टेंजेंट वेक्टर है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर है वो ये है, इसका रेशियो ये है। जब कर्वेचर ज्यादा हुआ तो इसकी जो टर्निंग पॉइंट है वो डायरेक्ट जो है यकदम ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है। तो टर्निंग रेट जो है इसका बढ़ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका टर्निंग रेट बढ़ गया। अगर ये एक दूसरी कर्व है, इसका जो सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर इसका जो हमारे पास टेंजेंट था वो ये है, अगर कर्वेचर कम है तो जो इसने यकदम इस तरह से टर्न कर लिया तो ये नहीं करेगा, ये थोड़ा सा टर्न होगा, ठीक है ना। ये अब यहाँ पर वो टर्निंग पॉइंट ज्यादा है, इसका टर्निंग थोड़ा है, तो इसका मतलब इसका कर्वेचर ज्यादा होगा, इसका कर्वेचर कम होगा, यही बात उसने उसको बताई है। अब जो है वो क्या होगा कि ये जो डी टी ओवर डी एस है, इस पर हम चेंज रूल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह, डी टी यानी कि डी टी ओवर डी एस को डी टी ओवर डी एस लिख सकते हैं, ये टी टी से कैंसिल होगा तो वही हासिल हो जाएगा। अब ये जो डी टी ओवर डी टी है इसको उसने क्या कर लिया, अलहदा कर लिया, और ये जो डी टी ओवर डी एस है इसको नीचे लेकर चला गया, किसकी फॉर्म में, डी एस ओवर डी टी की फॉर्म में। अब ये जो डी एस ओवर डी टी है ये तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। अब ये जो डी टी ओवर डी टी है ये एज इट इज लिख दिया, तो इसका मतलब हम कर्वेचर के लिए ये भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कर्वेचर का न्यू फार्मूला आ गया वो हमारे पास ये है, 1/v का मैग्नीट्यूड और डी टी ओवर डी टी यूनिट टेंजेंट वेक्टर, ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं जो है ना फर्दर। अब यहाँ पर इसने डी टी ओवर डी एस कहा था, क्या हम ये भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं? डेफिनेटली आप ये भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर, अगर हमारे पास ये एक कर्व दी हो टी की फॉर्म, आपने क्या करना है कि उसका सबसे पहले आर्क लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि एस ऑफ टी फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल वो आ जाती है एस ऑफ टी इज इक्वल टू आ जाती है टी के इक्वल,
तो आपने इस टी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करनी है, डी आर इस यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आर ऑफ एस का फंक्शन बन जाएगा। पहले टी का फंक्शन था, टी की वैल्यू आर्क लेंथ से निकाल कर आपने यहाँ पर पुट करनी है, वो आर ऑफ एस की फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास पोजीशन वेक्टर। अब आपने क्या करना है, इस पोजीशन वेक्टर का यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है, यानी कि डी आर ऑफ एस ओवर डी ऑफ टी बटा डी आर ऑफ एस ओवर डी ऑफ एस, यहाँ पर एस के लिहाज से डेरिवेटिव लेना का मैग्नीट्यूड, यह यूनिट टेंजेंट वेक्टर आ गया। अब इस यूनिट टेंजेंट वेक्टर का आपने क्या करना है, रेट ऑफ चेंज निकालना विद रेस्पेक्ट टू एस, और उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा हमारे पास, कर्वेचर आ जाएगा। अब ये शॉर्ट भी आ सकता है हमारे पास कि उसने क्या किया हो कि कर्व दे दी है एस की फॉर्म में, यानी कि एस स्क्वायर आई यूनिट वेक्टर प्लस 2s जे यूनिट वेक्टर। तो आपने क्या करना है, इसका पहले यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकाल लें, उसका विद रेस्पेक्ट टू एस लेकर उसका मैग्नीट्यूड कर लें, तो वो हमारे पास कर्वेचर ही आ जाएगा। तो ये इसका फार्मूला, ये भी यूज कर सकते हैं ये भी, लेकिन हम क्वेश्चन सारों में हम ये फार्मूला यूज करते हैं। फर्दर जो आगे जब हम वेक्टर एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, ये एस भी यूज करेंगे। तो अब एक और चीज है कि जो कर्वेचर है ये ग्रीक लेटर है, इसको हम कैपा भी कहते हैं। अच्छा, ये यहाँ तक जो है वो आपको समझ आ गई होगी कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर मतलब क्या, कर्वेचर क्या होता है कि जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है उसमें कितना टर्न आया है उसके रेट को आप क्या कहते हैं, कर्वेचर कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आ गया, वेरी इंटरेस्टिंग शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये अक्सर जो है वो क्वेश्चन में आ जाता है। तो क्या कह रहा है कि a straight line is parameterized कर्व है, ये भी एक कर्व है, स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व है। क्या कह रहा है, s प्लस टी, वी एस सी यहाँ पर कांस्टेंट है, v वेक्टर है जिसके वो पैरेलल है, और t कोई भी एक पैरामीटर है, फॉर अ कांस्टेंट वेक्टर c एंड v, यहाँ पर c भी है उसने वेक्टर ही ले लिया। अब इसका जो डेरिवेटिव होगा तो वो तो क्या होगा, एक वेलोसिटी वेक्टर के इक्वल होगा, एंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर जो होगा वो वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट वेक्टर, तो ये भी क्या होगा, होगा कांस्टेंट, सेम डायरेक्शन हैज डेरिवेटिव 0। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको सिंपली करके आपको दिखाता हूं। ये हमारे पास कर्व है एक स्ट्रेट लाइन, अगर ये आर ऑफ टी से डिनोट की गई है, अगर हम इसका आर्क लेंथ किसी भी पॉइंट पी पर अगर हम क्या लें टेंजेंट, तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका जो टेंजेंट होगा वो लाइन पर भी होगा, यानी कि उसके जो टेंजेंट है उसमें कोई टर्न नहीं आएगा, सारे इसी लाइन पर टेंजेंट होंगे, ये भी टेंजेंट है ये भी टेंजेंट है। तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर कितना भी फासला उसने तय किया, यानी कि डी आर ओवर डी एस की जो रेशो है वो कांस्टेंट ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, उसका कर्वेचर 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, टर्न क्योंकि नहीं हो रहा यूनिट टेंजेंट वेक्टर, उसका जो टर्निंग रेशियो है वो 0 है, तो इसका मतलब उसका कर्वेचर भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो पूछ सकता है कि एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास तो उसका कर्वेचर क्या होगा, तो आपने सिंपली बता देना है उसका कर्वेचर क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उसका कर्वेचर यूनिट टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव था टी के लिहाज से वो क्या है, 0 है, डेफिनेटली उसका टर्निंग 0 है, तो ये जब 0 होगा तो ये वेलोसिटी वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारे पास जो कर्वेचर वेक्टर है वो हमारे पास 0 होगा। अलोंग द स्ट्रेट लाइन t always point in the direction the curvature dt was 0। तो डेफिनेटली सिंपली आपने ये बता देना है कि एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास तो उसका कर्वेचर क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि जो रेट ऑफ टर्निंग ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू s वो क्या होता है, 0 होता है, तो कर्वेचर भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। Here we find curvature of a circle. We begin with the parameterization of the circle. अब जो सर्कल की पैरामीटराइजेशन होती है वो आर ऑफ टी ए कॉज ऑफ टी इज साइन ऑफ टी होती है इन प्लेन कर्व, इन प्लेन। तो हमारे पास जो सर्कल होता है उसकी जो है पैरामीटराइजेशन वो ये है, तो ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, इसका जो रेडियस ये आर है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा होता है, ठीक है ना। तो ये पैरामीटराइज कर्व ऑफ सर्कल होती है, तो इसको इसने ये बता दिया कि ये पैरामीटराइज कर्व है, और यहाँ पर क्या होता है, आर क्या होता है, रेडियस होता है, तो यहाँ पर ए क्या है, हमारे पास रेडियस है। तो इसका हमने कर्वेचर फाइंड करना है, तो सबसे पहले डेफिनेटली हमने वेलोसिटी वेक्टर फाइंड किया, यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ए साइन ऑफ टी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ए कॉज ऑफ टी। इसके बाद वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया, वो हमारे पास ए स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि ए आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड करेंगे, यूनिट टेंजेंट वेक्टर वेलोसिटी और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, तो वेलोसिटी हमने निकाला था वो ये निकाला था
तो ये वेलोसिटी हमने निकाला था ये, तो ए साइन ऑफ टी और ए साइन ऑफ टी और ए कॉज ऑफ टी। तो ए जो मतलब यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर माइनस बी है, और बटे में क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि ए है, यहाँ पर भी ए है, इसलिए ए और ए कैंसिल हो रहे हैं, तो ए उसने लिखा ही नहीं है। तो ये हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर आ गया। अब उसने क्या किया, यूनिट टेंजेंट वेक्टर का लिया है डेरिवेटिव। तो ये साइन का डेरिवेटिव कॉज, कॉज का डेरिवेटिव साइन, तो इसका उसने मैग्नीट्यूड भी लिया, वो 1 के इक्वल है। तो अब हमने क्या करना था, इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 के इक्वल है, तो कर्वेचर हमने फाइंड करना था। तो कर्वेचर 1 ओवर वी का मैग्नीट्यूड ओ एन टू डी टी ओवर डी ऑफ टी। तो वी का मैग्नीट्यूड था वो हमारे पास था ए के इक्वल, तो 1 ओवर ए लिख दिया। अब ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू 1 था, तो ये 1 लिख दिया, तो 1 ओवर ए यानी कि 1 ओवर रेडियस। तो कोई भी हमारे पास सर्कल है उसका जो कर्वेचर होता है 1 ओवर रेडियस, यानी कि जितना उसका रेडियस होगा वो यहाँ पर 1 के बटे में लिख दें, तो वो उसका क्या होगा, कर्वेचर होगा के होगा। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास कोई भी एक जो है वो हमारे पास एक सर्कल है इन प्लेन, तो उसका जो कर्वेचर होगा वो होगा 1 ओवर रेडियस के इक्वल। ओके हो गया। तो इसके बाद अब बारी आती है यूनिट नॉर्मल वेक्टर की, या इसको प्रिंसिपल यूनिट नॉर्मल भी कहते हैं। तो अब जो था हमारे पास एक कर्व थी, इसके जो टेंजेंट था वो हमारे पास क्या था, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। अगर जो है क्या है, इस कर्व का यूनिट टेंजेंट वेक्टर ये है, और इसका जो कर्वेचर है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि डी टी जो कर्वेचर था हमारे पास के इज इक्वल टू डी टी ओवर डी ऑफ एस की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, इस ये डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर हम इसका यूनिट वेक्टर लें, तो इसका डेरिवेटिव लें, तो इसके परपेंडिकुलरली हमें एक न्यू वेक्टर मिलेगा जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर। ओके हो गया। तो यही बात उसने लिखी है कि अमंग द वेक्टर ऑर्थोगोनल टू द यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी देयर इज वन ऑफ द पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इज अ पॉइंट इन द डायरेक्शन विच कर्व टर्न। तो ये जितना टर्न कर रही है उतना यूनिट टेंजेंट वेक्टर में बताता है। सिंस टी हैज कांस्टेंट लेंथ, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, द डेरिवेटिव जो होगा ऑर्थोगोनल टू टी होगा, यानी कि ये टी था तो इसका जो डेरिवेटिव लेंगे ना, यानी कि डी टी ओवर डी एस, तो वो इसके क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा, परपेंडिकुलर होगा। इफ therefore if we divide dt over ds by its length यानी कि इसी के डेरिवेटिव से डेरिवेटिव है dt over ds, अगर हम इसी के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दें तो वो क्या होता है कि हमें एक न्यू वेक्टर हासिल होता है जिसको हम n कहते हैं, और वो भी क्या होता है, इस यूनिट टेंजेंट वेक्टर के ऑर्थोगोनल में हासिल होता है। वही बात उसने बता दिया कि हमारे पास जो डी टी ओवर डी एस है, इसको अगर हम डी टी ओवर डी ऑफ एस पर डिवाइड कर दे तो हमें एक न्यू वेक्टर नॉर्मल वेक्टर मिलेगा, प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर। अब ये जो डी टी है इसको हमने सिंपल क्या कर दिया, डी टी ओवर डी ऑफ एस ओवर इसको क्या कह दिया है उसने, कर्वेचर यानी कि के कह दिया, जो कि हम पीछे डिफाइन कर चुके हैं। तो ये हमें एट अ पॉइंट वेयर के डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कर्वेचर डज नॉट इक्वल टू 0, अगर यहाँ पर 0 हो गया यानी कि ये जो डी टी ओवर डी एस है यहाँ पर 0 होगा तो ये तो अनडिफाइन हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल वेक्टर उसी जगह पे लिया जा सकता है जहां पर क्या होगा, कर्वेचर डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। द प्रिंसिपल यूनिट नॉर्मल वेक्टर फॉर अ स्मूथ कर्व इन द प्लेन विल बी इक्वल टू 1 ओवर कर्वेचर dt ओवर ds। ये हमारे पास आ जाता है नॉर्मल वेक्टर, जो कि ऑर्थोगोनल होता है किसके, टी के होता है, टी के ऑर्थोगोनल वेक्टर हमें एक नॉर्मल वेक्टर मिलता है। तो इसको भी इसने dt ओवर ds का यहाँ पर आपको इसने क्या कर दिया, चेन रूल लगा दिया, यानी कि dt ओवर dt और dt ओवर ds, और यहाँ पर भी उसने क्या कर दिया, चेन रूल लगा दिया, dt ओवर dt ओवर ds। यहाँ से ये दोनों हो गए कैंसिल, ये dt ओवर dt, ये भी dt ओवर dt आ गया हमारे पास, dt का मैग्नीट्यूड आ गया, ये उसने ऊपर रख दिया, ये देख सकते हैं आप, और ये नीचे रख दिया, तो ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आ गया हमारे पास। और ds ओवर dt ये बराबर होता है dt ओवर ds के, और ये ds ओवर dt ये बराबर होता है 1 ओवर v के मैग्नीट्यूड की, यानी कि टी 1 ओवर डी एस ओवर डी ऑफ टी का मैग्नीट्यूड का ये सिंपली ये इक्वल होता है 1 ओवर वी के मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो ये हमारे पास जो नॉर्मल वेक्टर के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो डेफिनेटली क्या होगा, इफ स्मूथ कर्व हमारे पास तो उसका देन द प्रिंसिपल यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो होगा हमारे पास वो ये होगा n, जिसको हम डी टी ओवर डी टी और डी टी ओवर डी टी का मैग्नीट्यूड से डिनोट करेंगे। तो ये आप यहाँ पर जो है ये क्या है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर है। तो अब हम ये ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसको अब हम इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, यहाँ पर इसने दी हुई है। तो ये एक पॉइंट P2 है, इस पर जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है वो ये है। अगर हम इसी का नॉर्मल वेक्टर निकाल लें
तो वो हमें क्या मिलेगा, एक नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा जिसको हम, जो कि ऑर्थोगोनल होगा इस यूनिट टेंजेंट वेक्टर की। यहाँ पर भी P1 पर भी इसके ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब हर पॉइंट पर इसका एक ऑर्थोगोनल वेक्टर हमें मिल सकता है जहाँ पर कर्वेचर जो है डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये था हमारे पास नॉर्मल वेक्टर, प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर के रिलेटेड। अब हम एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है, फाइंड टी एंड एन फॉर द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए हमने क्या करना है कि हमने टी और एन फाइंड करना है। तो हमारे पास कर्व दी गई है, तो सबसे पहले हमने वेलोसिटी फाइंड की। cos 2t का डेरिवेटिव -2 sin ऑफ 2t होता है, और 2 यानी कि एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होगा जो कि 2 होगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 cos ऑफ 2t आ गया। वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया, वो हमारे पास 2 आ गया। यूनिट टेंजेंट वेक्टर लेंगे तो वेलोसिटी और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यानी कि वेलोसिटी हमारे पास ये थी और मैग्नीट्यूड था 2। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस साइन ऑफ 2t और cos ऑफ 2t हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया यूनिट टेंजेंट वेक्टर। अब यहाँ पर यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमने निकाल लिया, तो इसके बाद अब हम इसी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, और उसी का फिर विद रिस्पेक्ट टू टी लिया। साइन 2t का डेरिवेटिव cos ऑफ 2t और इंटू 2 होगा क्योंकि एंगल की वजह से, और इसी तरह साइन ऑफ 2t cos ऑफ 2t का डेरिवेटिव होगा इंटू 2 होगा एंगल की वजह से। तो इसी का हम मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका स्क्वायर प्लस करेंगे, अंडर रूट लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड 2 आ गया। इसके बाद हमने नॉर्मल वेक्टर जो है वो निकाल दिया। अब आपने क्या करना है, नोटिस करना है कि जो t और n का जब हम डॉट लेंगे तो वो 0 होना चाहिए। तो हमारे पास t ये है, तो t हमारे पास क्या है, माइनस साइन ऑफ 2t प्लस कॉस ऑफ 2t, यानी कि इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। डॉट है किसके साथ हमारे पास, माइनस कॉस ऑफ 2t और माइनस साइन ऑफ 2t, ठीक हो गया। तो इसका अब हम यानी कि वेरीफाई करने जा रहे हैं कि वाकई ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं या नहीं है। तो डॉट ये क्या होगा, माइनस कॉस ऑफ 2t और माइनस साइन ऑफ 2t, इसका हम डॉट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का साइन ऑफ 2t कॉस ऑफ 2t, यानी कि आई से आई और माइनस होगा कॉस ऑफ 2t और साइन ऑफ 2t, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 0 आएगा। टी एन ले रहे हैं, टी डॉट एन ले रहे हैं, तो टी डॉट एन हमारे पास 0 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो नॉर्मल वेक्टर है वो किसके परपेंडिकुलर है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है।